हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स बुके। आज का ये वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर का। वो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, शॉर्ट में जिसको MEC बोलते हैं। तो इससे पहले जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़े हैं, तो क्या करंट के वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे कोई भी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है तो उसके नेबरिंग एरिया में, उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह काम करता है, तो इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन पहले एक्सपेरिमेंटली शो किए थे हमारा एक साइंटिस्ट वेस्टर्ड ने। वो क्या किए, एक मैग्नेटिक नीडल ले गए, सपोज ऐसा है, एक मैग्नेटिक नीडल लेके, तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो वो नॉर्थ पोल हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ को, और साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ रहता है। इसके ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो वेस्टर्न ने क्या किए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके ऊपर ले गए। सपोज AB एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो करंट फ्लो रहा है A से B की तरफ। सपोज यहाँ एक रियोस्टेट लगा हुआ है, एक बैटरी है, सेल है, फिर की, राइट, ये रियोस्टेट है, ये बैटरी है। तो करंट इस तरफ से फ्लो होगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे मैग्नेटिक नीडल है। तो जब की ऑन किए और करंट यहाँ A से B की तरफ फ्लो हुआ, तो उसने देखे ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइक दिस। ये ऐसा हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुआ। किसके तरफ? वेस्ट के तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। फिर जब उन्होंने इसका पोलैरिटी बदल दिए, मतलब इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दिए, तो करंट फ्लो का डायरेक्शन बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उसने देखे, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया, राइट। ये जो निडल का डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा था, अब भी क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया और साउथ पोल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, राइट। साउथ पोल इस तरफ, नॉर्थ पोल इस तरफ, मतलब क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? एक छोटा मैग्नेट है। तो सॉरी, ये जो छोटा मैग्नेट, हम जानते हैं कि एक मैग्नेट के पास और एक मैग्नेट लाने से ही अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है।
कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल, इसके पास और कोई मैग्नेट नहीं है, क्या है, ओनली करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसमें से वेस्टर ने एक कंक्लूजन ड्रा किए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अफेक्टेड होता है, इसका डिफ्लेक्शन होता है। तो वी कैन जनरलाइज द conclusion that a current carrying conductor, it creates magnetic field, it produces magnetic effect। तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिर ये जो डिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, इसके लिए एम्पियर ने एक रूल दिए थे, उसको एम्पियर्स स्विमिंग रूल बोलते हैं। स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, यहाँ डिफ्लेक्शन हम ऐसे ए से बी की तरफ हुआ, करंट जिस तरफ करंट ए से बी की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ सपोज एक आदमी स्विमिंग कर रहा है, ये एक आदमी स्विम कर रहा है और इसका ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और imagine that current is flowing from its leg part towards the head. Current is flowing along this direction. Current I symbol है। तो if current is flowing along this direction, then magnetic needle will be deflected towards its left hand। तो वो जो स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग इस तरफ कर रहा है, और तो जिस तरफ स्विमिंग कर रहा है इमेजिन करो कि उस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, देन द मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, दैट इज द स्विमिंग रूल। सपोज करंट इस, सपोज स्विमिंग इस तरफ होता तो करंट इस तरफ, तो डिफ्लेक्शन राइट हैंड की तरफ। तो ये है एम्पियर स्विमिंग रूल, इसको स्नो रूल भी बोलते हैं। क्या रूल? स्नो रूल। साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सो साउथ नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ स्विमिंग हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, इसको स्नो रूल बोलते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड हम बोल रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी डेफिनेशन है। तो इसके डेफिनेशंस को समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म समझते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह सेम होता है, तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सपोज एक चार्ज है, ये चार्ज क्यू है, और ये v वेलोसिटी में मूव कर रहा है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड उससे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बोल देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एक
वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं और इसका सिंबल होता है कैपिटल V विथ वेक्टर साइन। सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये तो वेक्टर है तो उसका एक डायरेक्शन होगा। सपोज इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो ये जिस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी में, वो सपोज मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एक एंगल बना रहा है थीटा। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो हमारा जो ये चार्ज इसकी वजह से, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एग्जीक्यूट होगा, इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक लरेंज फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लरेंज फोर्स। आगे लरेंज फोर्स हम पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक लरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा, वो जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। किस तरफ? ये जो वेक्टर v और वेक्टर b जिस प्लेन में है उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। मैं फार्मूला भी लिखूँगा। सपोज ये जो ये वेक्टर b का डायरेक्शन है, ये सपोज वेक्टर v का डायरेक्शन है। ये जो रेड कलर का पेन है और ये जो ब्लैक कलर का पेन है, ये सपोज ये वेक्टर b का डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ये वेक्टर v का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब v के साथ परपेंडिकुलर, b के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम इसको, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फोर्स का एक्सप्रेशन होता है q इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। इसको हम जब फोर्स, इसमें से हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उसके ऊपर भी क्या फोर्स ये एग्जर्ट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स एग्जर्ट करेगा, वो इसमें से निकाल सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम एक मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कशन करें। ए चार्ज इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज exerting a force F on that positive charge Q. We have taken a positive charge. नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। फोर्स exerted by the magnetic field is equal to the magnitude of the moving charge into cross product of velocity of the charge and magnetic field vector, magnetic induction या magnetic flux density। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखने से हमको मिलेगा q v b sin थीटा। ये है इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक लरेंज फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर फॉर्म में है। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर b। तो इसमें से एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो v और b के बीच में सपोज एंगल थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री मतलब वेक्टर v और वेक्टर b सेम डायरेक्शन में है। ऐसे ये वेक्टर b और वेक्टर v बोथ सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगी। तो f क्या होगा? q v b साइन 0 डिग्री, 0 साइन 0 इज 0, सो टोटल फोर्स विल बी 0। मतलब वो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा,
मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा जब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होकर मूव करेगा, तो वो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा. It will not experience any magnetic force. So a moving charge, a charge is moving in a magnetic field, it doesn't mean that it will experience a force. ये उसका डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. कोई भी डायरेक्शन में जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है. ये तो पैरेलल होकर गया. सपोज ऐसे मूव कर रहा है, सपोज वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में डायरेक्शन एंगल 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 180 डिग्री भी जीरो है, तो फोर्स क्या होगा, अगेन जीरो हो जाएगा. तो एंटी पैरेलल है वेक्टर वी और वेक्टर बी, मतलब वो चार्ज पार्टिकल वेक्टर बी के मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलली ऑपोजिट मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है, तो मूव कर रहा है, तो also it will not experience any force. So if a charge particle is moving parallel or anti-parallel to a magnetic field, it doesn't experience any force. Remember. So फिर और एक डिस्कशन करते हैं. सपोज थीटा इज 90 डिग्री और π/2 रेडियन और π/2 रेडियन RAD लिख सकते हैं या ऊपर C लिख सकते हैं. तो उसमें क्या हुआ, F का वैल्यू क्या हो जाएगा, F का वैल्यू हो जाएगा QVB sin π/2, QVB sin π/2. sin π/2 का वैल्यू 1 है, तो F क्या होगा QVB. तो ये है मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो वो मैक्सिमम इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, उसका वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो ये है मैक्सिमम फोर्स. इसमें से हम मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन निकाल सकते हैं. डेफिनेशन क्या होगा, देखो जब Q इज इक्वल टू 1 है, मतलब यूनिट चार्ज है 1 कूलम या 1 स्टार्ट कूलम, और V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है, यूनिट वेलोसिटी में है, तो F मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, B होगा. तो देखो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करें. सो magnetic field can be defined as the maximum force experienced by a unit charge moving with unit velocity in a perpendicular direction to the magnetic field. In a perpendicular direction to the magnetic field. समझ में आया इंडक्शन का डेफिनेशन या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डेफिनेशन. सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज, ए यूनिट चार्ज मूविंग विथ unit velocity in a perpendicular direction to the magnetic field, right? तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू F बाय क्या QB साइन थीटा, सॉरी V इज इक्वल टू F बाय QB साइन थीटा. F का यूनिट क्या है, न्यूटन है. Q का यूनिट कूलम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, साइन थीटा हैज नो यूनिट. तो ये जो B का यूनिट होगा न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड.
बट हमारा कूलम पर सेकंड क्या होता है, Q/T करंट होता है, मतलब करंट का यूनिट एम्पियर है। सो कूलम बाय सेकंड को हम एम्पियर लिख सकते हैं। कूलम चार्ज का यूनिट Q, सेकंड टाइम का यूनिट, Q/T इज करंट, सो करंट का यूनिट एम्पियर है, सो कूलम बाय सेकंड इज एम्पियर, सो न्यूटन इंटू एम्पियर मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये किसका यूनिट है, बी का यूनिट है। इसको सिंगल वर्ड में टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला। So Tesla is the SI unit of magnetic induction or magnetic flux density, and that is equal to Newton into ampere inverse into meter inverse. तो ये है इसका यूनिट, SI यूनिट है। और इसका एक CGS यूनिट भी है, CGS यूनिट है गस, गस है CGS यूनिट। और हमारा गस होगा तो ये न्यूटन क्या होगा, डाइन हो जाएगा, एम्पियर की जगह स्टार्ट एम्पियर, और मीटर के जगह सेंटीमीटर, और इसके जगह गस, राइट। तो Gus is equal to dyne by start ampere into centimeter, and we can verify that 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gus, right? क्योंकि हमारा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 1 टेस्ला इज इक्वल टू हमारा होगा 10 टू द पावर 4 गस। सो वी कैन build up a relation 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gus, और इसका डायमेंशनल फार्मूला बी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ये जो फोर्स के लिए M1 L1 T-2, और चार्ज के लिए A1 T1, और V वेलोसिटी के लिए L1 T-1। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमको मिलेगा M1 L1 कैंसिल हो गया, T1 और T-1 ये T² 0 हो जाएगा, A1 ऊपर चला जाएगा तो A-1 बन जाएगा, तो M1 A-1 T-2। सो इसका डायमेंशनल फार्मूला 1 in mass minus 1 in ampere minus 2 in time. So this is the, so ये जो फोर्स है मूविंग चार्ज, इसके बारे में और बहुत कुछ डिस्कशन करना है। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं उसमें इस प्रिंसिपल कैसे यूज होता है, और वो 90 डिग्री में मूव नहीं करके, 0 डिग्री में नहीं मूव करके, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल में मूव करेगा, मतलब V और B के बीच में एंगल 0 या 90 डिग्री नहीं होकर उसका बीच का कोई एंगल होगा, तो कैसा मूवमेंट होगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाय।